हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको रिमूवल ऑफ टू पढ़ाया था, लेकिन इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में इन टू को जब हम हटाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें केवल एक ही रूल मैंने बताया था, लेकिन उसके 7-8 रूल हैं जो मैं क्रमशः 1 by 1 वीडियोज में आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो गाइस, एक्चुअली जो टू होता है, यहाँ पे हमने पहले वीडियो में अपने पढ़ाया था कि टू के स्थान पर सो लिख देते हैं और एडजेक्टिव के स्थान पर कंजक्शन दैट के बाद जो है उचित सब्जेक्ट लिखकर आगे जो भी कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नियम से बन जाएगा। गाइस, अगर इससे ठीक पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तभी क्लियर होगा, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। इससे ठीक पहले का वीडियो आपको देखना है क्योंकि आप साफ देख रहे हो यहाँ पे रूल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब रूल नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, रूल्स लिखे हुए हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में इट शब्द आ जाता है, अगर ऐसे वाक्यों में जिसको हमें रिमूव करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, टू को रिमूव करना है, अगर ऐसे वाक्य में इट शब्द का प्रयोग है तो दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वन या वी लिखते हैं। वन माने कोई व्यक्ति होता है और बी मतलब हम होता है, ठीक है। फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद इन्फिनेटिव को ही फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिख देंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए, इट इज टू कोल्ड। इट का मतलब कुछ होता नहीं है, इंट्रोडक्टरी है। इट इज टू कोल्ड यानी अत्यधिक ठंडी है, टू गो आउट बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए अत्यधिक ठंडी है, मतलब इतनी ठंडी है कि हम या कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो उसमें वन मतलब कोई या बी मतलब हम लिख सकते हैं। तो ये नियम वही रहेगा जो पहला वीडियो आपने मेरा देखा, उसी तरह रहेगा। इट इज टू के स्थान पर हमने सो का यूज करना होता है, ठीक है। इट इज सो कोल्ड। अब देखना यह है कि नियम तो वही लगेगा, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग है तो दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वन या बी लिखते हैं। तो चलिए हम यहां पे बी लिख देते हैं। इट इज सो कोल्ड दैट वी। अब उसके बाद हम ये जो इन्फिनेटिव है इसको कैन नॉट या कुड नॉट में बदल देंगे। तो यहां पे ये प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए हम कैन नॉट कर देंगे। यहां पे कैन नॉट गो आउट। तो ये सेंटेंस बन गया, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। बाहर जाने के लिए अत्यधिक ठंड है, तो इसका मतलब ये हुआ इतनी ठंड है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं या कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई आपको लिखना है तो वन लिख देना है। तो गाइस, यहां पे देखिए, इट वाज टू डार्क, अत्यधिक अंधेरा था, टू सी द वे प्रोपरली यानी रास्ते को सही से देखने के लिए। रास्ते को सही से देखने के लिए अत्यधिक अंधेरा था। इतना, इसका मतलब ये निगेटिव अर्थ रखता है टू, यानी इतना ज्यादा अंधेरा था कि कोई या हम रास्ते को नहीं देख सकते थे। तो इसको हम बनाएंगे उसी तरह से जैसे आपने मेरे पहले वीडियो में पढ़ा है, इट वाज। अब यहां पर टू के स्थान पर हमने क्या करना है, सो लिख देना है। सो डार्क, इट वाज सो डार्क। फिर दैट लिखेंगे तो हमें दैट के बाद वन या बी में से कोई एक लिखना है। नियम कहता है कि सब्जेक्ट के रूप में इट है तो इसी का काम हमें करना होगा, बी या वन लिखना होगा। तो चलिए वन लिख देते हैं हम यहां पे। इट वाज सो डार्क दैट। अब वन, ये चूंकि पास्ट टेंस है तो यहां पे कुड नॉट का यूज होगा, कुड नॉट। बाकी वही लिखते चले जाएंगे, इन्फिनेटिव की क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, सी। फिर उसके बाद द वे, द वे मतलब रास्ता होता है, प्रोपरली यानी सही से। तो ये सेंटेंस बन गया। उम्मीद है कि रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अगर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग है तो दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वन या वी लिखते हैं, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में सब नियम वही रहेगा जो प्रथम वीडियो, इसके जस्ट पहले का वीडियो गाइस आपने मेरा पर देखा है। अगर वो देख चुके हैं, अगर नहीं देखें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि उसको पहले जाकर देखें और उसके बाद बाकी नियम वही रहेगा जो पहले वीडियो में था, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। बाकी थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा बदलता चला जाएगा। तो इसमें आते हैं तीसरे नियम में, सॉरी यहाँ पे तीसरे नियम में आते हैं। यहां पे देखिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव वस्तु का प्रयोग है, अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव वस्तु का प्रयोग है तो दैट के बाद इट कैन नॉट बी या इट कुड नॉट बी,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट के रूप में निर्जीव चीज है, यहां भी आप देख सकते हो सब्जेक्ट के रूप में निर्जीव चीज है। जैसे द रॉड, यानी रॉड मतलब छड़ होता है, लोहे की छड़। वाज टू हॉट, अत्यधिक गर्म थी, टू टच यानी छूने के लिए। छूने के लिए लोहे की छड़ अत्यधिक गर्म थी, मतलब लोहे की छड़ इतनी गर्म थी कि इसको छुआ नहीं जा सकता था, जो छुआ जा नहीं जा सकता था, ये पैसिव वॉइस में आ गया। यानी जब हम कैन नॉट, कुड नॉट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो नियमतः नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव चीज है, जैसे द रॉड, अब इसके साथ हमने क्या करना है, वही काम करना है जो करते आए हैं, वाज टू के स्थान पर सो लिख देंगे। लेकिन जब हम दैट लगाएंगे गाइस, तो आपको क्या करना है, यहां पे सब्जेक्ट के रूप में इट लगाना है, और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट बी हो जाएगा। ये बन गया द रॉड वाज सो यहां पे हार्ड मैंने नहीं लिखा, सॉरी, यहां पे देखिए पहले द रॉड वाज टू हार्ड, तो यहां पे सो हार्ड हमने लिखना है, हार्ड मैंने नहीं लिखा था इसलिए मुझे इरेज करना पड़ा। द रॉड वाज सो हार्ड, फिर दैट लिखोगे तो आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव चीज आई है तो आपको दैट के बाद इट कैन नॉट बी, इट कुड नॉट बी, इट कैन नॉट बी, इट कुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो चूंकि ये पास्ट टेंस है तो इट कुड नॉट बी लिखा जाएगा, इट कुड नॉट बी। और आप देख रहे हो टच को हमें थर्ड फॉर्म में बदल देना है, टच्ड कर देना है। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, यानी द रॉड वाज टू हॉट टू टच। आप देख सकते हो द रॉड वाज टू हॉट टू टच, यानी जो छड़ थी वो छूने के लिए अत्यधिक गर्म थी, तो छड़ इतनी ज्यादा गर्म थी कि इसको छुआ नहीं जा सकता था। आगे देखिए, दिस लैंग्वेज इज टू डिफिकल्ट टू लर्न इजली। दिस लैंग्वेज यानी ये भाषा इज टू डिफिकल्ट, अत्यधिक कठिन है, टू लर्न इजली, आसानी से अध्ययन करने के लिए, आसानी से सीखने के लिए भाषा अत्यधिक कठिन है। मतलब यह भाषा, यहाँ निर्जीव चीज आ गई, यह भाषा इतनी कठिन है कि इसको आसानी से लर्न नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे इट लग जाएगा। लेकिन पहले इसको बनाइए, दिस लैंग्वेज इज, अब यहां पे टू के स्थान पर सो लिख देंगे और हम यहां पे लिखते चले जाएंगे डिफिकल्ट। दिस लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट दैट, अब इसको हमने यहां पे इट का यूज करना है। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो हमने इट कैन नॉट बी का यूज करना है, इट कैन नॉट बी। और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, यानी लर्न, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न इजिली, यानी आसानी से। बहुत ही सिंपली आप इसको बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखिए, दिस लैंग्वेज इज टू डिफिकल्ट टू लर्न इजली, ये भाषा सीखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए अत्यधिक कठिन है। तो ये भाषा इतनी कठिन है कि कि आसानी से सीखा नहीं जा सकता है, या कि इसे आसानी से नहीं सीखा जा सकता है। ये काम आप करिएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव चीज आती है तो आपको दैट के बाद इट कैन नॉट बी टेंस के अनुसार, या इट कुड नॉट बी टेंस के अनुसार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलिए चलते हैं चौथे सेंटेंस पे, चौथे नियम पे। यदि वाक्य में इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अगर इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा है, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे देखिए जो इन्फिनिटिव होता है, अभी आपने इन सेंटेंसेस में देखा था कि इसमें इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में था, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी देखिए इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे भी देख लीजिए इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी इन्फिनिटिव देख लीजिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस भी होता है। अगर इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी है तो ये पैसिव वॉइस है। अगर ये इन्फिनिटिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी है तो इट इज पैसिव वॉइस। अगर इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में है तो क्या करना है, आपको देखना है, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी है तो दैट के बाद पैसिव फॉर्म यानी कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही इज टू एंग्री, वह अत्यधिक नाराज है, टू बी कॉल्ड बुलाए जाने के लिए, हेयर मतलब यहाँ,
यहाँ बुलाने के लिए, बुलाए जाने के लिए वह अत्यधिक नाराज है, मतलब वह इतना नाराज है कि उसे यहाँ नहीं बुलाया जा सकता है। सब्जेक्ट ही यहाँ भी रहेगा और दैट के बाद भी वही रहेगा, क्योंकि वह इतना नाराज है। इसको हमने लिखा ही इज, टू को रिमूव करके सो लिख देंगे, सो एंग्री, यानी ही इज सो एंग्री। अब जब दैट लिखोगे भाई जी तो आपको क्या करना रहेगा, यही सब्जेक्ट लिखना है। क्यों? क्योंकि वह इतना नाराज है कि उसे यहां नहीं बुलाया जा सकता है, तो वही सब्जेक्ट उसे यानी हो जाएगा ही। लेकिन अब ध्यान रहे कि चूंकि इंफिनिटिव पैसिव वॉइस में है तो यहां भी आपको पैसिव वॉइस का यूज करना है। ही इज सो एंग्री दैट ही कैन नॉट बी, अब बुलाना की अंग्रेजी कॉल्ड, वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, हेयर मतलब यहाँ। तो he is too angry to be called here, he is so angry that he cannot be called here, इस तरह से बनाएंगे। आगे देखते हैं, he was too foolish, वह अत्यधिक मूर्ख था, to be convinced यानी राजी करने के लिए, easily यानी आसानी से, आसानी से राजी करने के लिए। It was too foolish, he was too foolish, वह अत्यधिक मूर्ख था, to be convinced राजी करने के लिए, easily यानी आसानी से, आसानी से राजी करने के लिए वह अत्यधिक मूर्ख था, मतलब वह इतना मूर्ख था कि उसे आसानी से राजी नहीं किया जा सकता था। तो इसको जब बनाएंगे तो पहले हमने इसको बनाया ही वाज, ये आगे वाला तो ऐसे ही बनेगा, टू के स्थान पर सो लिख देंगे, ही वाज सो फुलिश। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दैट लगा देना है। दैट लगने के बाद उसे आसानी से राजी नहीं किया जा सकता था, तो यही सब्जेक्ट फिर से हम वहाँ लिखेंगे ही। लेकिन अब चूंकि ये पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट। और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कन्विंस का थर्ड फॉर्म कन्विंस ही हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लिखा है, लिखा रहने दीजिए, क्योंकि पैसिव वॉइस अगर इन्फिनिटिव है तो वो आगे भी पैसिव वॉइस होता है। तो ही कुड नॉट बी कन्विंस्ड, कुड नॉट बी, यहाँ पे बी लिखना भूल गए हम। ही वॉज सो फुलिश दैट ही कुड नॉट बी कन्विंस्ड, अब लिखेंगे इजिली। तो गाइज ये अभी नियम खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 नियम और हैं, तो ये एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। अगर यदि वाक्य में इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में लिखा है, पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी है, तो दैट के बाद पैसिव फॉर्म यानी कैन नॉट बी, कुड नॉट बी का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे उचित सब्जेक्ट। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर कोई भी बात है नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और ये लगातार वीडियो देखते जाइए और एक नोट बनाते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि एक वीडियो में एक ही नियम का पूरा नियम नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए क्रमशः 2-3 वीडियो लगेंगे एक रिमूवल 2 को पढ़ाने में। तो इस वीडियो में वैसा ही हो सकता है मैं होमवर्क दूँ लास्ट में, तो उसको बनाइएगा, और इसके जो 2-3 नियम बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।